हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अभी हम आपसे के साथ डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 के हिसाब से कौन कौन से रिटर्न आज की डेट में, आज की डेट मतलब अमेंडमेंट डेट के हिसाब से 2021 अप्रैल से कौन कौन से रिटर्न आपको एप्लीकेबल है और कौन कौन सी उसके ड्यू डेट्स हैं। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट आर रिटर्न्स अंडर जीएसटी। तो इसमें कई सारे रिटर्न जाते हैं जीएसटी में। एक रजिस्टर्ड पर्सन को नॉर्मली कम से कम मिनिमम 3 रिटर्न भरने होते हैं। तो इस तरह से इनके नाम हैं GSTR 1, GSTR 3, 4, 5, 11 तक हैं ये। तो GSTR 1 मतलब इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न 1। तो 1 में क्या आता है दोस्तों, इसमें मंथली स्टेटमेंट जाता है। जो भी आपने आउटवर्ड सप्लाई किया है, जो भी आपने आउटवर्ड सप्लाई किया है, मतलब जो भी आपने सेल किया है या सर्विस दी है, उसके जो भी बिल बनाए हैं उसका रिटर्न जाता है। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, 1.5 करोड़ तक है, तो उस केस में आपको नेक्स्ट मंथ्स के 10 तारीख को रिटर्न भरना होता है, जो कि रियल सिनेरियो में जीएसटी काउंसिल के द्वारा एक्सटेंड करके इसको 11 तारीख कर दिया गया है। ठीक, ये हो। लेकिन अगर आपका टर्नओवर, एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 2.5 लाख, अप टू 1.5 करोड़ है, तो उस केस में आपको क्वार्टरली स्टेटमेंट देना होता है। क्वार्टरली स्टेटमेंट देना होता है। इसके लिए आपको नेक्स्ट क्वार्टर जैसे ही एंड होता है, एग्जाम्पल के लिए अगर आपका क्वार्टर है फर्स्ट क्वार्टर कहाँ से स्टार्ट होता है, अप्रैल टू जून, अप्रैल मई जून, इन 3 महीनों में जो भी आपने आउटवर्ड सप्लाई किया है उसका क्वार्टरली स्टेटमेंट देना होगा। अगर आपका टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है, तो ये जुलाई के फर्स्ट क्वार्टर का जुलाई के 13 तारीख को, मतलब 13 डे ऑफ सक्सीडिंग क्वार्टर को आपको रिटर्न फाइल करना होगा। इसका ड्यू डेट है। अब इसी के साथ अब आगे आते हैं। GSTR 2 ऑटो पॉपुलेटेड है, हम इसको भरने की ज़रूरत नहीं होती है। जो आपने GSTR 1 में, जैसे अपने सप्लायर के लिए GSTR 1 में भरे हैं, वही ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा GSTR 2 में। अब हम आते हैं GSTR 3 के बारे में। GSTR 3 क्या बोलता है? GSTR 3 फ्रेंड्स बोलता है कि आपको मंथली रिटर्न, अगर आप नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल पर्सन इन द सेंस नॉर्मल मैकेनिज्म में रिजल्ट रजिस्टर्ड है, तो उस केस में आपको GSTR 3 भी, जो कि एक नॉर्मल टैक्स पेयर को पे करना होता है, इसमें आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटीज भरना पड़ता है। जबकि GSTR 1 आपका ओनली एक स्टेटमेंट फाइल होना है कि हमने इन बंदों को इन इनवाइस नंबर के तहत हमने सप्लाई किया है। अब हम आते हैं, अगर आपका टर्नओवर, GSTR 3 भी किसके लिए, अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, मोर देन 5 करोड़ है, तो उस केस में आपको इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 20% ऑफ द मंथ करना पड़ेगा। अगर आपका मतलब, इसका मतलब सीधी सी बात सुन लो आप, कि जैसे आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो आपको क्या करना होगा, हर महीने अपने जो भी आपका टैक्स लायबिलिटीज़ बनता है उसको 20% पे करते जाना है, ताकि आपको इंटरेस्ट से बचे। अगर आपका टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ है, तो उस केस में आपको प्रीवियस ईयर, ये टर्नओवर जो भी हम देखेंगे फ्रेंड्स, ये होगा आपका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर, न कि करेंट ईयर का। ये प्रीवियस ईयर का टर्नओवर है। तो अगर टर्नओवर आपका 5 करोड़ से कम है, तो उस केस में आपको 22 तारीख या 24 तारीख ऑफ द नेक्स्ट मंथ्स के को GSTR 3B का फाइल करना होगा। इसका ड्यू डेट है GSTR 3B। हाँ, एक चीज़ और आपको बता दें, अगर GSTR 3B आपने फाइल टाइम पे नहीं करते, तो भाइयों फ्रेंड्स, इसमें आपको पेनाल्टी भी अराइज होती है। ठीक, जबकि GSTR 1 के लिए पेनाल्टी अभी अराइज नहीं होती। ठीक है।
अब आता है इसके लिए 31 मार्च, और आपको पूरा प्रीवियस ईयर का टैक्स पीरियड 31 मार्च तक करना होगा। अब आता है GSTR 4। GSTR 4 किसके लिए एप्लीकेबल है? GSTR 4 सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, उन्हीं पर्सन के लिए जो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हैं, रजिस्टर्ड पर्सन हु आर ऑप्ट इन कंपोजिशन स्कीम। तो उस केस में आपको एक फाइनल रिटर्न भरना होता है जो कि फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 30 तारीख को, फाइनेंशियल एंड होने के नेक्स्ट मंथ्स में 30 अप्रैल, जिसका ड्यू डेट है 30 अप्रैल, ठीक है, कंपोजिशन स्कीम के लिए। हाँ, अब आता है GST CMP 08। देखो अब क्या होगा, जैसे हमने कंपोजिशन स्कीम ले रखा है, लेकिन कंपोजिशन स्कीम वालों को भी तो टैक्स भरना पड़ता है ब्लैंकेट रेट से, टोटल टर्नओवर का 5%, 1%, अलग अलग सबके रेट हैं। तो इसी तरह से इनके लिए क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करना होता है। क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करने की इनकी ड्यू डेट होती है क्वार्टर एंड होने के 18 तारीख, 18th। क्वार्टर जैसे ही एंड हो उसके नेक्स्ट महीने के 18 तारीख तक आपको पे करना होता है। जो भी आपका टैक्स लायबिलिटीज बनता है वो आपको GSTR CMP मतलब कंपोजिशन का शॉर्ट फॉर्म है ये फ्रेंड्स। फिर आता है GSTR 5। GSTR 5 क्या कहता है? GSTR 5 कहता है कोई भी नॉन रेसिडेंस टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंस टैक्सेबल पर्सन मतलब बाहर का बंदा, आउटसाइड इंडिया का बंदा, कोई भी यहाँ आया है इंडिया में और वो रजिस्ट्रेशन लेके यहाँ पे बिजनेस कर रहा है, उस केस में उसको नेक्स्ट महीने के 20 तारीख तक और विद इन 7 days आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन, जैसे उसका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो और 20 तारीख, विच एवर इज अर्लियर, उस डेट को उसको रिटर्न भरना पड़ेगा, ओके। अब आता है GSTR 5A। GSTR 5A मंथली रिटर्न किसे? OIDAR सर्विसेज में जो भी बंदा रजिस्टर्ड है उसको मंथली रिटर्न भरना पड़ेगा GSTR 5A में, जो कि 20 तारीख मंथ एंड के 20 तारीख को जाता है नेक्स्ट महीने के। जो भी रिटर्न आपको बताए जा रहे हैं वो जैसे ही वो मंथ या क्वार्टर एंड होता है उसके नेक्स्ट महीने, क्वार्टर एंड के नेक्स्ट महीने जो भी आए उसके 20, 13, 20, 18, 11 जो भी डेट आ रही हैं वो ड्यू डेट होती हैं। अब आता है GST रिटर्न GSTR 6। GSTR 6 क्या है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए रिटर्न होता है GSTR 6 वो भी नेक्स्ट महीने के 13 तारीख तक आपको फाइल करना होगा, नेक्स्ट महीने के 13 तारीख तक। इसी तरह से GSTR 7 उनके लिए अप्लीकेबल है जो कि टैक्स पर्पस के लिए रजिस्टर्ड हैं, TDS डिडक्ट करते हैं, जैसे गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट उनके लिए 10 तारीख, मंथ एंड होने के 10 तारीख को आपको करना पड़ेगा फाइल। फिर उसके बाद आता है जैसे TDS हो गया, फिर TCS वालों के लिए GSTR 8, TCS वालों के लिए GSTR 8 और TDS वालों के लिए GSTR 7, ISD वालों के लिए GSTR 6। तो TDS, TCS और ई-कॉमर्स ऑपरेटर, इन तीनों के लिए आपको 10 तारीख, क्या है? 10 तारीख ऑफ द नेक्स्ट मंथ एंड होने के 10 तारीख है। फिर आता है GSTR 9। GSTR 9 क्या है फ्रेंड्स? GSTR 9 कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो आपने पूरे साल में रिटर्न जैसे क्वार्टरली या मंथली रिटर्न भरते आए हैं उसी का एक फुल फ्रेश अकोमुलेटेड रिटर्न पूरे फाइनेंशियल ईयर का होता है, जिसका ड्यू डेट होता है 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। आपको मैं बता दूं, जैसे एग्जांपल के लिए अगर फाइनेंशियल ईयर हमारा 2020-21 है तो 20-21 में जो भी आपने रिटर्न मंथली क्वार्टरली भरे हैं उसको 31 दिसंबर 2021 तक फाइल करना होगा एनुअल रिटर्न। लेकिन किनको फाइल नहीं करना होगा? इन बंदों को फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है एनुअल रिटर्न की। कौन कौन से हैं? ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर,
TDS वाला, TCS वाला, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वाला, नॉन रेसिडेंस टैक्सेबल पर्सन वाला, इन लोगों को भरने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है GSTR 9A। 9A भी एक एनुअल रिटर्न है जो कि कंपोजिशन वालों को भरना होता है। कंपोजिशन वालों को भरना होता है 9A। 9A किन के लिए? कंपोजिशन वालों को। जिस उसका भी देखिए, जो भी आपके जितने भी एनुअल रिटर्न्स हैं सब की डेट एक ही है फ्रेंड्स। आपको खुशी होने की बात है कि आपको ज़्यादा चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसकी भी डेट क्या है? 31 दिसंबर है। 9 हो गया। 9A किसके लिए? कंपोजिशन वालों के लिए है। 9B किसके लिए? ECO के लिए। ECO मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बताएं तो जैसे हमारा फ्लिपकार्ट हो गया, आपका अमेज़ॉन हो गया, ये सब हमारे क्या है? ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं। ये क्या है? आपके ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं। अब आता है 9C। 9C क्या है? रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। जैसे कि मान लीजिए आपने अपने मंथली रिटर्न में कुछ डेटा भरा है और एनुअली आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो कुछ डेटा है, तो उन दोनों में जो मिसमैच को रिपोर्ट करने के लिए रिकन्सिलेशन बनाना पड़ता है। और ये रिकन्सिलेशन तभी बनेगा, उसी रजिस्टर्ड पर्सन को देना होगा जिसका एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में 2 करोड़ से ज़्यादा है। 2 करोड़ से ज़्यादा है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। GSTR 10 आता है तो आपको ध्यान होगा इसमें 4 रिटर्न है 9 में। 9A, 9B, 9C। 9 नॉर्मल के लिए, 9A कंपोजिशन के लिए, 9B ECO के लिए, 9C 2 करोड़ से ऊपर वालों के लिए रिकन्सिलेशन है। अब आता है फाइनल रिटर्न। फाइनल रिटर्न किसका होगा? ये फाइनल रिटर्न होगा उनके लिए, जैसे कि मान लो हमने GST का रजिस्ट्रेशन ले रखा था। अब GST का रजिस्ट्रेशन तो ले रखा था, हमारा बिजनेस ख़त्म हो गया, हम किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए काम कर रहे थे या फिर किसी पर्टिकुलर जॉइंट वेंचर के लिए हमने काम लिया था, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराए थे। तो अब उस केस हमारा पर्टिकुलर काम कंप्लीट हो गया, वर्क कंप्लीट हो गया, तो उस केस में आपको GST रिटर्न को सरेंडर करना होगा। सरेंडर करने से पहले आपको एक रिटर्न भरना पड़ेगा जिसको बोलते हैं फाइनल रिटर्न, जो कि विद इन मंथ्स ऑन डेट ऑफ द कैंसिलेशन या ड्यू डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज लेटर, मतलब जो भी पहले आ जाए। ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न फाइलिंग, ड्यू डेट ऑफ द कैंसिलेशन ऑर्डर एंड विद इन 3 मंथ्स, जो भी पहले आ जाए। अब आता है GSTR 11 जो कि आपके फाइनल रिटर्न है। अब डिटेल ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई। अब फाइनल रिटर्न में क्या होता है? जैसे कि UIN, कुछ गवर्नमेंट एजेंसियां होती हैं, जैसे कि आपका एम्बेसी हो गया गवर्नमेंट का, तो उनके लिए UIN नंबर लेना पड़ता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो इसको क्या है? अपना डिटेल पूरा प्रोवाइड करना होता है कि तुमने क्या क्या सप्लाई किया, क्या क्या इनपुट लिया, उस केस में GSTR 11 भरना होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने आपको बताया कि एक रजिस्टर्ड पर्सन को कौन कौन से रिटर्न फाइल करने होते हैं और कौन कौन से स्टेटमेंट, उनके ड्यू डेट्स क्या हैं। फर्दर इसी तरह से अगर आपको वीडियो चाहिए फ्रेंड्स और आपको क्लास कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें हमें, ताकि हम नेक्स्ट और वीडियोस कई सारे आपको बताते रहें। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।